चेंबर के प्रेसिडेंट, मेरे दोस्त, मेरी गुड फ्रेंड निखिल भाई मद्रासी, वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड अशोक भाई जीरावाला, GFRCC के प्रेसिडेंट, GFRRC के प्रेसिडेंट हमारे गिरधर भाई मुंदड़ा, members on the dais, of the dais, and all my dear friends, good evening. गिरधर बाबू का कॉल आया था, उन्होंने बोला टेक्सटाइल वीक मना रहे हैं और आपको आना है। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। जनरली ऐसा होता है दोस्तों, टेक्सटाइल सेमिनार में ये मुझे बुलाते हैं, कई बार इन्होंने टेक्सटाइल सेमिनार हमने मिलके किया है, पर जब मैंने सुना टेक्सटाइल वीक, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि 7 दिन तक टेक्सटाइल का उत्सव मनाया जाएगा। तो वाकई एक बार चेंबर के लिए और GFRRC के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे ऐसा बताया गया कि आप फ्यूचर ऑफ टेक्सटाइल के बारे में बात करिए, क्योंकि मुंदड़ा जी का बोलना था आप ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं, घूमते हैं, यू आर इंजीनियर, तो आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी की समझ है। तो मैं उनको बोला बिल्कुल मैं बोलूंगा, लेकिन साथ साथ में सूरत के टेक्सटाइल और फैब्रिक की जर्नी भी हम साथ में बात करेंगे। आज गुजरात के उन्होंने एज अ रिस्पेक्ट उस तालाब को नाम दिया गोपी तालाब, जो आज भी हमारे बीच है। और उन्होंने उस समय उस राजा ने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया और उनको ये बोला कि ये जगह तालाब के कारण से बढ़ सकती है। तो उन्होंने बोला हाँ ये बढ़ सकती है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट बनेगा, सिर्फ इसका नाम सूरजपुर से हटाकर सूरत कर दो, इसलिए नाम सूरत का पड़ा सूरत। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको बताने का एक ही कारण है कि जो सूरत के फाउंडर थे गोपी जी, उनका उस समय का व्यवसाय क्या था? उनका उस समय का व्यवसाय था, धंधा था जरी बनाना। तो जो हमारे फाउंडर है वो भी टेक्सटाइल से जुड़े थे, मतलब हमारे खून में आज तक अपने DNA में टेक्सटाइल है। सूरत के DNA में ही फैब्रिक बनाना है, टेक्सटाइल बनाना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुगल्स ने ये जरी बना के, जरी का कपड़ा बना के मुगल के साम्राज्य जो महाराज थे उनको ये देते थे। तो मुगल्स ने सूरत को टेक ओवर किया 1574 में, जहाँ तक मैं हिस्ट्री जानता हूँ, और आगे चल के पोर्तुगीज ने किया, फिर ब्रिटिशर्स ने किया, लेकिन सूरत बढ़ता ही गया। मैं डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था अभी, ये बात मुझे कैसे पता चली, कोइंसिडेंसली एक जगह हमको सिग्नेचर सर्कल बनाने का प्रस्ताव दिया किसी ने, तो हम वो बना रहे थे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट वी मेक अ सूरत सर्कल, सूरत के बारे में मैं कुछ लिखूं। तो उस समय मैंने थोड़ी स्टडी करी थी। तो 1850 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का शेयर होल्डर पूरे वर्ल्ड में सूरत था। वर्मा जी, 1850 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर GDP के, एक्सपोर्ट GDP में था सूरत। अब ये इतिहास है चलते हुए जर्नी में। 1950-60 के दशक में
इंडिपेंडेंस के बाद सूरत को ट्रेन का स्टेशन मिला और टेक्सटाइल इस स्टेशन के आसपास विकसित हो गया। काका बैठे हैं इधर, डोरावाला जी भी बैठे हैं, महेंद्र काका भी बैठे हैं, सर भी हैं इधर। उस समय आपको याद होगा कि स्टेशन के आसपास में ही जो घर थे, नीचे 2 या 3 4 शटल रूम्स लगाते थे और ऊपर घर होता था। और वो बहुत बड़ी बात थी। दैट वाज अडैप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज उस समय हैंडीक्राफ्ट होता था, हैंडलूम्स होते थे। हैंडलूम से अशोक भाई आपको ध्यान हो कि हमने शटल लूम में स्विच किया, 4 5 शटल लूम्स ही होते थे और हम उस पर रिबन्स बनाते थे। रिबन्स का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैपिटल सूरत था। और होता ऐसा था कि व्यापारी जो है स्टेशन से उतरता था, घरों में जाता था पैदल चल के, टांगे में, वहीं ना फ्रेश होता था, वहीं ऑर्डर देता था और साथ में पार्सल पैक करा के ले जाता था। तो ये 50-60 का दशक चला। पहले जो गृह व्यवसाय होता था, घर के अंदर सूरत में जो कपड़ा बनता था, इन्होंने थोड़ा सा बाहर निकाल के रिंग रोड तब नया बना था, रिंग रोड के बाहर भटार, बमरोली, ये जगह पर छोटे छोटे यूनिट्स लेकर, तब रास्ते नहीं होते थे, बहुत रिस्की होता था, 6 बजे के बाद जा नहीं सकते थे, जो मैंने सुना है। वहां पर 20, 25, 30 शटल लूम्स डालकर उसको इंडस्ट्री का स्वरूप दिया। इनफैक्ट दिस इज द रियल फाउंडेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब गृह उद्योग से एक इंडस्ट्रियल स्वरूप उसको मिला। 72 में आई थिंक एसटीएम बना था, सूरत टेक्सटाइल मार्केट। 72 में एसटीएम बना था, मुरारजी देसाई ने ओपनिंग किया था, बचकानीवाला साहब और सब थे उस समय, मेरे को याद है। 1500 मार्केट का, इंडिया का सबसे बड़ा, 1500 शॉप्स का सबसे बड़ा मार्केट सूरत टेक्सटाइल मार्केट आया और ये पूरा स्वरूप बिजनेस का चेंज हो गया। पहले जो घर में होता था, अब ऐसा होने लगा कि सबके अपने शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, सैंपल्स हैं, वो कपड़ा बेचने वाले हो गए। अशोक भाई जैसे वीवर्स कपड़ा बनाने वाले हो गए। एक पार्ट हुआ कि जो कपड़ा बनाता है वो कपड़ा बनाएगा और जो ट्रेडिंग करता है, मार्केटिंग करता है, वो बेचेगा। और ये जो आर्किटेक्चरल टेक्सटाइल मार्केट का आर्किटेक्चर है वो बढ़ता गया। 90 में बहुत यूनिट्स आ गए। 1990 में मुझे याद है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 88 में, काका आपको भी याद होगा, धीरूभाई जी को चिप्स इंपोर्ट करने का लाइसेंस मिला। तो उन्होंने चिप इंपोर्ट करी, तो उस समय के जो मिनिस्टर थे उन्होंने उनको बोला, भाई ऐसा है कि क्वांटिटी तो आपको ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्वांटिटी ज़्यादा इसके लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी कि उसका यूज़ सब जगह होना चाहिए। उन्होंने उनको हायर सीलिंग दिया कि इतना क्वांटिटी आपको करना पड़ेगा, और धीरूभाई ने वो कर नहीं पा रहे थे। तो सूरत से एक मानिक भाई जरीवाला करके उनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनको बोला कि धीरूभाई, आप अगर ये चिप से बकेट और मग्गे बनाएंगे, वो ज़्यादा नहीं बनेंगे, आप इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, पर अगर ये आपको करना है तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप सूरत आइए। तो 4 दिन सूरत धीरूभाई एक एक मार्केट के अंदर गए, एक एक फैक्ट्रीज में गए, और तब उनको रियलाइज हुआ कि इस चिप से मैं अगर एक कमोडिटी बनाऊंगा, मैं एक पॉलिएस्टर यान बनाऊंगा, तो इट विल बी अ रिवोल्यूशन। और 1992 में हजीरावाला रिलायंस का आई थिंक यूनिट उन्होंने इस्टेब्लिश किया, एंड दैट वाज द रिवोल्यूशन दोस्तों, कि एक ही जगह पे, सी, कंसोलिडेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज कमिंग अप। कंसोलिडेशन का मतलब है एकत्रीकरण। एक ही जगह पर पहले
लूम्स की फैक्ट्रीज बनी, फिर मार्केट्स बने। अब लूम के लिए जो यान चाहिए वो भी आपके सूरत में बन रहा है, जो क्वांटिटी भी बना रहे हैं, क्वालिटी भी बना रहे हैं। तो 90 से 2000 के दौर में 8 लाख शटल लूम्स इस्टेब्लिश हो गए सूरत में। 8 लाख बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। और इस 8 लाख लूम्स को कैटर करने के लिए बहुत सारी दुकानें आ गई, और पूरे इंडिया से बहुत सारे माइग्रेंट्स आए पैसा लेकर। दे ब्रॉट लॉट ऑफ मनी, और वो उन्होंने इन्वेस्ट किया सूरत में, और सूरत की इकोनॉमी में बूस्ट आया। जो 2000 की डिकेड है, 2000 से 2010, अब जर्नी में साथ चल रहे हैं मेरे। देखिए 2010 आई फील वो सबसे गोल्डन एरा है। 2000 में ये रियलाइज हो गया कि हम 8 लाख शटल लूम्स पे कपड़ा तो बना ले रहे हैं, अब बेचने के लिए प्लेन कपड़ा नहीं चलेगा, इसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। तो उस समय सर राइट है, हमने एम्ब्रॉयडरी लॉन्च करी। एम्ब्रॉयडरी मशीन्स आई, डाइंग यूनिट्स आए, प्रिंटिंग यूनिट्स आए, और जो कपड़ा सस्ते में बिकता था उस रुपी को हमने एक्सटेंड किया, उसको वैल्यू एडिशन करके हम उसको महंगा बेचने लगे, और उससे सूरत इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। कपड़ा बनाने वाले कपड़ा बनाते थे, कपड़ा बॉम्बे जाके बिकता था। पहले ये कपड़ा बॉम्बे जाके बिकता था, अब बॉम्बे वाले यहां आके लेते हैं। और इतना बूस्ट मिला कि 2000 से भाई अभी बॉम्बे वाले नहीं, बनारस वाले भी यहाँ वहाँ उसका भी मार्केट नहीं है। अभी हम सचिन में मिलते हैं। तो सर ये फैशन का जो दौर चला ना 2000 टू 2010, इसमें बहुत वैल्यू एडिशन की मशीन्स आए, ग्रोथ आई, एंड सूरत के कपड़े को मान मिलने लगा, आदर होने लगा, क्योंकि हम ऐसे अच्छे डाइंग यूनिट्स बना दिए, प्रिंटिंग यूनिट्स बना दिए, एम्ब्रॉयडरी यूनिट बना दिए। 2010 के बाद ये वापस ध्यान में आ गया कि चलो वैल्यू एडिशन तो बहुत हो गई, आगे क्या। तो 2010 के बाद फैब्रिक वीविंग का दौर चला, जो आज तक चल रहा है 2025 तक। अब लोगों के समझ में आ गया कि सस्ता कपड़ा नहीं चाहिए। पहला क्राइटेरिया है कपड़ा अच्छा चाहिए। अच्छे की परिभाषा क्या? अब आप एक ब्रांड का कपड़ा लेते हैं और एक नॉन ब्रांड की वाइट शर्ट लेते हैं, वाइट शर्ट, दोनों वाइट शर्ट है, लेकिन ब्रांड वाली आप क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसके ऊपर वीविंग में ख्याल दिया हुआ है, यान ऐसा यूज किया हुआ है जो सॉफ्ट है। मेरे पहनने के बाद मुझे सॉफ्ट फील होता है। उसके ऊपर डाइंग की ऐसी टेक्निक्स यूज करी हुई है कि उसका सॉफ्टनर ज्यादा अच्छा है। तो लोगों के ध्यान में आ गया कि सिर्फ एम्ब्रॉयडरी, सिर्फ प्रिंटिंग करके नहीं चलेगा, कपड़े की बैठक अच्छी आनी चाहिए। और इस कारण से 2010 से हाई स्पीड मशीन्स, हाई टेक्नोलॉजी लूम्स सूरत में आने लगी। लोगों को उसकी नीड थी, लोग चाहते थे कि हमारे पास हाई क्वालिटी की मशीन चाहिए, कंसिस्टेंट मशीन चाहिए, फॉल्टलेस कपड़ा बनना चाहिए, जो शटल लूम पे पॉसिबल नहीं था। फॉल्टलेस कपड़ा बनने के लिए हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स चाहिए, कंसिस्टेंटली एक ही कपड़ा एक ही स्पीड पर लॉन्ग टर्म चलाने के लिए रिपेयर्स चाहिए। वो शटल वाले लूम पर पॉसिबल नहीं था। इस कारण से शटललेस लूम आने लगे। एंड व्हाट अ रेवोल्यूशन। एंड दोस्तों, मैं
सूरत के इंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बार आपसे तालियां बजाना चाहूंगा, जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन वो करते हैं और जिस तरीके का जज्बा है काम करने का और जिस तरीके की डेयरिंग है। देखिए, डेयरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने 5 करोड़ का यूनिट लगा दिया। डेयरिंग का मतलब होता है कि मैंने 5 करोड़ का यूनिट लगाया, उसको सक्सेसफुल किया और इन द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स मैंने 5 करोड़ का एक्सपांशन किया। और ये जज्बा सूरत के एंटरप्रेन्योर्स में कूट कूट के भरा है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। 2010 से लेकर 2025 तक यू विल बी शॉक टू नो 1.5 लाख शटललेस मशीन्स आई है, जिसमें रेपियर जकार्ड्स हैं, वाटर जेट्स हैं, एयर जेट्स हैं। 1.5 लाख मशीन्स इंपोर्ट हुई है और सक्सेसफुली रन कर रही है। क्वांटम आ रहा है। तो वैल्यू एडिशन करने के लिए यू विल बी शॉक टू नो 2 लाख एम्ब्रॉयडरी मशीनें हमारी आई है। 2 लाख एम्ब्रॉयडरी मशीनें, इसका वॉल्यूम आप समझते हैं कितना होता है? अब ये कपड़ा बनाने के बाद कपड़ा बेचने वालों की तादाद कितनी है सूरत में, जानते हो दोस्तों? मैं सिर्फ ऑनलाइन गया और मैंने बोला हाउ मेनी शॉप्स आर एट सूरत, तो 1,20,000 शॉप फर्म्स बताए, उनके शॉप्स कितने होंगे? 1.5 लाख होलसेलर सूरत में है जो ये कपड़ा बेचते हैं, ऑल ओवर इंडिया बेचते हैं। और सुंदरता क्या है सर, कि हर स्टेट के लिए, मैं तो बोलता हूं हर स्टेट में भी नहीं, हर पार्ट ऑफ स्टेट के लिए एक होलसेलर है। अगर जो महाराष्ट्र में कोई कपड़ा बिकता है, कोल्हापुर में अगर जो नौवारी साड़ी चलती है और जलगांव में रेगुलर साड़ी चलती है, तो कोल्हापुर का बेचने वाला जलगांव नहीं बेचता है, उसके पास टाइम ही नहीं है। और प्रिसाइसली ऐसा पूरे इंडिया के लिए 1.5 लाख होलसेलर्स ये कपड़ा बेचते हैं। मतलब आपने एक चिन्नी भी फेंकी तो आपको लेने वाला कोई मिलेगा। तो ये कंसोलिडेशन ऑफ इंडस्ट्री वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जहां अंडर वन रूफ, अंडर वन स्काई 20 किलोमीटर के रेडियस पर, एट द रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर्स आपको हर चीज इजीली अवेलेबल है। आपका लॉजिस्टिक्स कितना बचता है। सूरत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहां स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा है। आप अहमदाबाद जाएंगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मिलेगी, ओनली 20 इंडस्ट्रीज बड़ी होगी, पर सूरत में 1 लाख आपको लोग मिलेंगे जो 10-10, 12-12 यूनिट्स मशीन्स के डाल के वो काम करते हैं। और 10 सालों में सबसे सुंदर बात मैं हमेशा बोलता हूं कि वी एज एन इंडियंस शुड बी प्राउड कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी साहब, जो ग्रोथ 50 साल में होनी थी वो ग्रोथ उनके नेतृत्व में हो गई। उन्होंने 10 साल पहले एक स्लोगन दिया था 5F। 5F का मतलब है फार्म। उन्होंने बोला ग्रोथ चाहते हो टेक्सटाइल की तो 5F को आप ध्यान में रखिए। फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन। 5F एक गुरु मंत्र था। अभी आप इसको सिंबॉलिक तरीके से सूरत के साथ मैच करिए। व्हाट इज फार्म? फार्म मतलब जहां उगता है कुछ, तो चिप्स आती है, वो चिप्स हमने बनाना सूरत में चालू किया जिससे पॉलिएस्टर यार्न बनता है। देन फाइबर, फाइबर की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज सूरत में आई है।
बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। देन फैब्रिक मैंने आपको बता दिया, 4.5 करोड़ मीटर कपड़ा रोज बनता ही है। वी हैव एक्सेल्ड इन फैब्रिक ऑल्सो। फैशन तो मैंने आपको बोला कि हम गोपी जी हमारे फाउंडर जो थे, वही डीएनए आ रहा है, वो उस समय भी फैशन में आगे थे। तो सूरत के फैशन का कोई जोड़ नहीं है। इंडिया के हर जगह से जो फैशन वहां चलता है वो हम रिक्रिएट कर देते हैं। इस कारण से सूरत का टर्नओवर 50,000 करोड़ पर एनम तक पहुंच गया। ये आज की वस्तुस्थिति है 2025 की। मुंद्रा जी ने मुझे बोला था कि आप फ्यूचर के बारे में बताइए। तो आज से 10 ईयर डाउन द लाइन क्या होगा? आज की जर्नी तो हो गई 2025 तक, 50,000 करोड़ तक का हमने टर्नओवर कर दिया। आगे क्या? अब आगे जो मोदी जी ने 5वां F बोला है, जो वर्मा जी ने हमको अभी समझाया, दैट इज फॉरेन, दैट इज एक्सपोर्ट। अब जो जंप लगनी है वो एक्सपोर्ट में ही लगनी है। मैं फिगर्स देख रहा था तो इंडिया का 45% मैन मेड फाइबर इज कंज्यूम्ड इन सूरत। इंडिया का 50% yarn or 50% fabric of man-made culture is been weaved in सूरत। और इंडिया का 55% एक्सपोर्ट ऑफ मैन-मेड फाइबर इज फ्रॉम सूरत। बहुत खुशी लगी पहले तो, फिर मैं और आगे गया कि वर्ल्ड में हमारी स्टैंडिंग कितनी है। इंडिया की स्टैंडिंग ओनली 2%। इंडिया का शेयर ऑफ टेक्सटाइल्स वर्ल्ड वाइड इज ओनली 2%। आप जस्ट सोचो कि ये 2 का अगर केवल 4 होता है, इनफैक्ट पूरा इंडिया, हर एक जन ये सोच रहा है कि हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, हम 20% ले जाएंगे एक्सपोर्ट, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट शेयर ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट्स। मैं बोलता हूं केवल 2 का 4 होगा तो कितनी बड़ी रेवोल्यूशन आएगी। और वो क्यों होगा? और क्यों नहीं होगा मैं ये भी बताता हूं। जो यंग जनरेशन अभी आई है, जो यंग जनरेशन हम व्यूवर्स की आई है, they have accepted this fact that we will be in textiles, number 1. Number 2, we will definitely be in very good quality of textile fabrics. रेगुलर कपड़ा हम नहीं बनाएंगे। और यही कारण है कि जो हमारी हाई स्पीड मशीन्स का बूम आया है, जो बूस्ट आया है, हम लोगों ने कुछ ऐसी मशीन्स बनाई है जिसमें AI ML का यूज कर रहे हैं। हम लोग AI तो करते हैं, AI ML यूज कर रहे हैं ताकि वो मशीन लैंग्वेज भी AI से क्रिएट कर सकें। हमने कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए हैं जो आपके मोबाइल में लाइव मशीन चलती हुई विद प्रोडक्शन रिपोर्ट्स दिखाएगी, और साथ साथ में उसमें नोटिफिकेशंस है कि किसी कारण से कोई खराब कपड़ा बन रहा है तो वैसे तो मशीन रुक जाएगी, देयर विल बी अ फॉल्टलेस फैब्रिक, बट किसी कारण से हमारा ध्यान नहीं है, कोई कपड़ा खराब बन रहा है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, कोई मशीन खड़ी हो गई उसका नोटिफिकेशन आएगा। आप मोबाइल में घर पे बैठे हैं, यू कैन चेक द होल यूनिट, नॉट विथ कैमरा, नॉट विथ ERP, but with adaptations of softwares which are monitored by AI। और हम लोग कंपल्सरी
हर एक व्यूअर को वो सॉफ्टवेयर देते हैं। उसका कारण क्या है कि आपकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली और लोकली कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज द प्राइमरी कंसर्न। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मेरा कपड़ा बहुत अच्छा है, आप ₹1 नहीं बढ़ा सकते। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैटर्स। तो आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और सारे के सारी सॉफ्टवेयर गवर्न मशीन्स है वीविंग की, उससे कपड़ा बहुत अच्छा बनने लगा है। तो अब जाके जो डैमेज फैब्रिक का, जो श्रीलंका का वर्मा सर ने एग्जाम्पल दिया कि हम नहीं बना पा रहे थे, अब वो बना पाएंगे। मैं चाइना जाता हूं, कई बार चाइना जाता हूं। चाइना को इंडिया से डर नहीं है, चाइना को सूरत से डर है। हर चाइनीज मेरे को एक बात बोलता है कि आप लोग अजब गजब लोग, मतलब कैसे अजब गजब लोग हैं। बोले मेरे पास अगर जो एक क्वालिटी का मैंने ऑर्डर लेना है तो मैं 1 लाख मीटर से कम नहीं लेता हूं, और आपको मैं बोल दूं कि 5-5 हजार मीटर के 50 डिजाइन डाल दो, अब डाल देते हो। वो कैसे करते हो, मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल। तो तब मैंने उनको समझाया कि चाइना का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि यान बनाने वाली कंपनी 400 किलोमीटर दूर है। एक टाइप का कपड़ा बनाने वाली नॉर्थ चिंगडाओ में है, एक है हांगझाओ में है, एक शाओसिंग में है। चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, 500-700 किलोमीटर दूर उनकी फैक्ट्रीज है कपड़े की। उस फैक्ट्री में उसके आसपास दूसरी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो वहां जब बायर जाता है तो दे डिक्टेट टर्म्स, दे वांट 1 लाख मीटर कपड़ा दोगे तो मैं करूंगा। बोला सूरत में मेरे साथ लक्ष्मी विला चलो, वॉल टू वॉल 12-12 यूनिट के खाते हैं। एक खाते में जाओ 500 साड़ी लिखाओ, दूसरे खाते में जाओ 100 साड़ी लिखाओ, दे आर रेडी टू गिव। एंड दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है फैशन इंडस्ट्री के लिए, एंड होल वर्ल्ड इज नोटिसिंग दिस। जो चाइना की दादागिरी थी कि हम सस्ता तो देंगे लेकिन क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, इस बात से उनको बहुत डर है। और यही हमारा प्लस पॉइंट है। यस तो फ्रेंड्स, 2 फ्यूचर्स दिख रहे हैं मुझे। एक एक्सपोर्ट, एंड नंबर 2 ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स। आप जियो पॉलिटिक्स अगर जो स्टडी करते होंगे तो चाइना, मैं जस्ट ऑफ द ट्रैक स्टडी कर रहा था कि चाइना में 15 से 29 साल के लोगों का रेशियो कितना है, ओनली 11%। इंडिया में 15 से 29%, 29 एज का रेशियो 29% है। यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास है। चाइना ने इसके लिए दिमाग लगाया, लेबरियस वर्क वियतनाम को दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया, थाईलैंड को दे दिया, कंबोडिया को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। उन्होंने इतना दिमाग से काम किया। हम आपके गारमेंट्स बेचेंगे, हम यूएस बेचेंगे, यूके बेचेंगे। जो बांग्लादेश का सर ने भी एक्सपोर्ट दिखाया, वो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट थोड़ी है, वो ओरिजिनली एक्सपोर्ट चाइना का है। कपड़ा चाइना से गया है, यहां सिर्फ गारमेंटिंग हुई है, और वहां से चाइना ने उनको बोला यूएस शिप कर दो। उन्होंने खुद ने भी नहीं बेचा है। इंडिया का एडवांटेज क्या है?
यान हम खुद बनाते हैं, कपड़ा हम खुद बनाते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन हम खुद करते हैं और एक्सपोर्ट भी हम खुद करेंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इंडिया के लिए है। एक ही जगह इंडिया इज लैगिंग। जो इंडिया का फ्यूचर है, गारमेंट इंडस्ट्री इंडिया का, सूरत का खास करके गारमेंट इंडस्ट्री में फोकस कम है। ऑफ लेट मैं देख रहा हूं पिछले साल 1.5 साल से जो यंगस्टर्स आए हैं उन्होंने गारमेंट को तवज्जो देना चालू किया, गारमेंट इंडस्ट्री को फोकस करना चालू किया है। जिस समय सूरत में गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी, जितनी आज इंडस्ट्री है इससे डबल इंडस्ट्री सूरत की हो जाएगी। बिलीव मी, ऑल ओवर इंडिया तो अपना माल जाता ही है, ऐसा तो नहीं है कि ऑल इंडिया और सब जगह माल नहीं जाता है। गारमेंट की वजह से, लोकल बना हुआ गारमेंट। आप एक बेसिक बात समझिए, मैंने अभी बोला प्लेन कपड़े से वैल्यू एडिशन हुआ, रेट डबल हो गया। इस वैल्यू एडिशन का जब गारमेंटिंग होगा, अपैरल होगा, तो 5x होगा। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की कई मकाम अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने चंद जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सर आपसे सीख रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बांग्लादेश के लिए मैं एक छोटी सी बात कहकर जाऊंगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जियोपॉलिटिक्स के वजह से एक्सपोर्ट बहुत प्रभावित हुआ है। एक्सपोर्ट अभी नहीं होगा, वो सारा फोकस इंडिया की तरफ है। कंबोडिया में गृह युद्ध चालू है, सिविल वॉर चालू है, तो वहां पॉसिबल नहीं है। थाईलैंड जो है या हांगकांग जो है, इनको चाइना खुद प्रमोट नहीं कराना चाहता है फॉर देयर ओन रीजंस। तो इंडिया को बहुत बहुत बड़ा स्कोप है कि हम गारमेंटिंग करके एपरल्स बना के एक्सपोर्ट करें। और अपने पास इतने अच्छे अच्छे समझदार कंसल्टेंट्स हैं, वर्मा साहब से हम मिल सकते हैं, उनके पास इतना अच्छा डिटेल्ड डेटा है। तो सेकेंड स्टेज में आप 101% एक्सपोर्ट में जाना चाहिए। फ्यूचर ऑफ इंडिया इज गारमेंटिंग एंड एक्सपोर्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।